अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख जावेद अहमद आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ अक्सर एकेडमी पर। हम लोग बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की, और इवोल्यूशन के अंदर हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हयातियाती इर्तिक़ा। तो लास्ट लेक्चर में हमने हयातियाती इर्तिक़ा का डार्विन का कंसेप्ट देखे थे, और उस डार्विन के कंसेप्ट को हमने समझने की कोशिश की थी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम दो नए साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे जो जिनको डार्विन ने रेफर किया, यानी उन जो डार्विन से पहले उन्होंने काम किया है, और डार्विन से पहले उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए थे, कुछ बातें उन्होंने किए थे, कुछ हाइपोथेसिस, कुछ सोच उन्होंने पेश किए थे। तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो डार्विन ने उनको किस तरह से रेफर किया, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि जो साइंटिस्ट डार्विन से पहले थे, वो एक फ्रांसीसी माहिर फितरत थे, यानी वो फ्रांस के रहने वाले थे जो इवोल्यूशन के माहिर थे। उनका नाम था लेमार्क। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? लेमार्क। ये देखिए, मैंने उनकी फोटो यहाँ रखाई है ताकि आपको समझ में आए। ये लेमार्क है जो डार्विन से पहले उन्होंने जानदारों के अंदर इर्तिक़ा हुआ, जानदारों के अंदर इवोल्यूशन होता है, इस कंसेप्ट को पेश किया। लेकिन इनका जो कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट किसके ऊपर डिपेंड था? उनका कंसेप्ट ये डिपेंड था कि आज़ा के इस्तेमाल और आज़ा के गैर इस्तेमाल से इर्तिक़ा को तक़वियत मिलती है। यानी वो ये कहते थे कि अगर कोई उज़ू है, अगर आप उस उज़ू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस उज़ू के इस्तेमाल की वजह से धीरे 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 उसके अंदर इवोल्यूशन होगा, उसके अंदर तब्दीलियाँ आएंगी, उसके अंदर चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते तो उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, और हो सकता है कि वो नापेद हो जाए, वो खत्म हो जाए। या उनका ये कहना था कि एक चीज जिसको आप एक उज़ू या एक काम जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे 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 वो आगे बढ़ता है, और एक वक्त ये आता है कि वो एक्वायर्ड हो जाता है, वो हासिल हो जाता है। तो किसी भी काम को जब आप परफॉर्म करते हैं, किसी भी काम को जो आपको नहीं आता, अगर आप उसको करते चले जाते हैं, तो एक वक्त ये आता है कि वो काम आपसे जुड़ जाता है। तो उनका जो अहम कंसेप्ट था वो ये था कि इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल से इवोल्यूशन होता है। इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल, यूज एंड अनयूज्ड। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो, या अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज आपके अंदर आ जाएंगी, नहीं करेंगे तो वो आपसे धीरे 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 दूर होती चले जाएगी। ये उनका कंसेप्ट था। अब उन्होंने अपने इस इंकशाफ को कि आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल इवोल्यूशन को तक़वियत देता है, तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल पेश की। उन्होंने एग्जाम्पल पेश की ज़राफ की। इसकी एग्जाम्पल उन्होंने पेश की ज़राफ की। ज़राफ के एग्जाम्पल में उन्होंने उसकी जो मिसाल उन्होंने पेश की, उन्होंने कहा कि ऊंचे दरख्तों के पत्ते खाने की कोशिश में अपनी गर्दन को लंबा करने से उन्होंने उसको क्या किया? मुताबिकत की, उसको एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया। तो उनका ये कहना था कि ये जो जिराफ है, ये देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम ऐड की, ये जो जिराफ थे उनकी गर्दनें किसी जमाने में इतनी लंबी नहीं थी जो आज हमको दिखाई देती है, बल्कि उनकी गर्दनों का साइज बहुत छोटा था। लेकिन क्योंकि उन्होंने जमीन के ऊपर जो पत्ते हैं, जमीन को लगकर जो पत्ते हैं, उनको खाने के बजाय, या जमीन के ऊपर जो चारा मौजूद है, जो खाना मौजूद है, उसको खाने के बजाय दरख्तों के ऊपर जो खाना मौजूद था उसको खाने की कोशिश की। अब इस खाने को हासिल करने के लिए उनको क्या चाहिए थी? गर्दन की लंबाई, उनकी गर्दन की लंबाई ज्यादा हो। तो जिस तरह से उन्होंने कोशिश की, तो धीरे 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 कोशिश करने के बाद एक वक्त ये आया कि उनकी गर्दन छोटी से बहुत ज्यादा क्या हो गई? लंबी हो गई। तो उन्होंने कहा कि गर्दन को इस्तेमाल, या गर्दन का इस्तेमाल पत्तों को हासिल करने के लिए जब तक उन्होंने किया, तब तक उनके गर्दन के अंदर धीरे धीरे तब्दीलियां होते रही, और एक वक्त ये आया कि उनकी छोटी गर्दन बहुत लंबी हो गई, जो आज हमको दिखाई देती है। तो ये उनका कहना था कि जब आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? तब्दीली। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगा कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट है
और उसको कोई चीज याद नहीं होती। लेकिन अगर वो कोशिश करता है धीरे 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 धीरे, तो एक वक्त ये आता है कि उसको वो हैबिट हो जाती है, उसकी आदत हो जाती है, वो उस सलाहियत को एक्वायर्ड कर लेता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है और उसको बहुत अच्छा याद होता है, बहुत अच्छी चीज समझ में आती है, सारी चीजें होती है, लेकिन किसी वजह से अगर वो उस सलाहियत का इस्तेमाल ना करे, तो धीरे 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 वो सलाहियत उसके अंदर से क्या होने शुरू होंगी, खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से उन्होंने अपने कंसेप्ट को वहां पर समझाया है। लंबी गर्दन, ये जो लंबी गर्दन है, हासिल शुदा खुसूसियात को आने वाली नस्लों को दे दिया। अब उनका ये कहना है कि क्या हुआ कि ये जो लंबी गर्दन वाली ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, या ये हासिल शुदा जो खुसूसियात है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टर। यानी हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज को बार बार यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस कैरेक्टर को हम अपने अंदर सराहियत कर लेते हैं, उसको हम एक्वायर्ड कर लेते हैं, वो हमारा हासिल होता है। तो उनका ये कहना था कि जो लंबी गर्दन है, ये उनका हासिल शुदा कैरेक्टर है, हासिल शुदा खुसूसियत है। और इस हासिल शुदा खुसूसियत को वो क्या करते हैं, वो उस हासिल शुदा खुसूसियत को आने वाली नस्लों को दे दिया। तो ये कहते हैं कि जो जिराफ है, जिनकी गर्दन आज हमको लंबी दिखाई दे रही है, वो लंबी इसलिए दिखाई दे रही है कि इनके आबा व अजदाद ने जो कोशिशें की, और उस कोशिश की वजह से जो उनकी गर्दनें लंबी हुई, उन्होंने उस गर्दन को उनकी आने वाली नस्लों को तौरीस के तौर पे, इनहेरिटेंस के तौर पे दिया। उसका नतीजा ये है कि आज जितने भी जिराफ हमको देखने को मिलते हैं, इनकी नस्ल से जितने भी जानदार हमको देखने को मिलते हैं, उन सब की गर्दन क्या है, लंबी है। तो उन्होंने कहा कि कई सालों बाद जिराफों ने आहिस्ता आहिस्ता लंबी गर्दनों को क्या कर लिया, फिर हासिल कर दिया। अब इस फीतास आराई, यानी ये जो खरास आराई है, या ये जो हाइपोथेसिस है, इस पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन आज के ज़माने में इस पर कोई यकीन नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि जो जिराफ है, इन्होंने अगर अपनी गर्दन का इस्तेमाल किया, तो इनकी गर्दन का साइज फॉर एग्जांपल इनकी गर्दन का साइज अगर मैं कंसिडर करूँ कि 4 फुट है फॉर एग्जांपल, तो ये 4 फुट से फॉर एग्जांपल आज 8 फुट है, ठीक है। तो ये 8 फुट के बजाय अब कई सालों के बाद 50 फुट हो जाना चाहिए था। या इंसान जो है, तो आज चल रहा है, चलते 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 इसके पास पर आ जाना चाहिए थे, वो परों के जरिए उड़ना चाहिए था, क्योंकि कई साल हो गए इंसान को। तो इस तरह की इनकी जो बातें थी, उसको लोगों ने रिजेक्ट किया। अगर ऐसा होता कि इस्तेमाल करने से कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती, तो इंसान की हाइट है, इंसान की सोच है, इंसान की अकल है, इंसान का जिस्म है, ये इस्तेमाल करता है, तो ऐसा होना चाहिए था कि जो बहुत ज्यादा अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, उसके हाथ या तो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। कोई पाँव का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई रनिंग करता है, तो एक वक्त ये आना चाहिए था कि उसकी रनिंग की वजह से उसके पाँव के अंदर कुछ इस तरह की नई कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए था कि वो बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ना चाहिए था, चला जाना चाहिए था। तो इसलिए आज इनकी बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि इनकी बात को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। तो ये लेमार्क थे। अब बच्चों, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है ताकि आपको डार्विन के कंसेप्ट में और लेमार्क के कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है उसको समझाऊं। लेमार्क और डार्विन, ये दोनों भी बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े इवोल्यूशन के माहिर है, माहिर फितरत है। इन दोनों के मामले में बहुत ज्यादा स्टडी है, लेकिन यहाँ पर लेमार्क का जो स्टडी है वो बहुत कम बताया है। फिर भी मैंने यहाँ पर ये दोनों को कंपैरिजन इसलिए किया ताकि आपको डार्विन के कंसेप्ट को याद रखने में क्या मिले, मदद मिले, इसलिए मैंने लेमार्क को भी यहाँ पर पेश किया। सबसे पहले ये कि लेमार्क क्या कहता था, लेमार्क कहता था कि किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी खुसूसियत को या तो आप इस्तेमाल करेंगे या उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसका इस्तेमाल और उसका गैर इस्तेमाल, उसका यूज और अनयूज उसको अहमियत देता है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली तसलसल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके अंदर बाकी रहेगा, नहीं तो वो गैर इस्तेमाल की वजह से हो सकता है कि धीरे 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 वो रुक जाए। लेकिन डार्विन का कंसेप्ट क्या था, डार्विन का कंसेप्ट था वेरिएशन। डार्विन ये कहता था कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आप उसके इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल की वजह से उसको अपने अंदर रखें, बल्कि वेरिएशन वगैरह होते रहते हैं कि जैसा जैसा जनरेशन आगे बढ़ेंगे, जैसा जैसा इन्वायरमेंटल चेंज होंगे,
वैसा वैसा वेरिएशन मगायरात आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी कि ये लेमार्क कहता था कि जो भी कैरेक्टर है ये हासिल शुदा होते हैं, और हासिल शुदा खुसूसियत की क्या होती है, तरसील होती है। यानी आप जो कैरेक्टर को एक्वायर्ड कर लेंगे फिर आपका वो हिस्सा बन जाएगा और वो खुसूसियात फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में तरसील की जाएंगी, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में उसको भेजा जाएगा। लेकिन जो डार्विन था, डार्विन कहता था कि तौरीस होती है, इनहेरिटेंस होता है, लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर का नहीं होता, बल्कि उन कैरेक्टर का होता है जो इंसानों के डीएनए के अंदर मौजूद है, जो उनके जीन के अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक्वायर्ड किया कि पर आ गए उसको, अब वो परी बन गया, सॉरी परी और परा, तो अब आप डिसाइड करिए दोनों में से क्या रहता है। तो उसके पर आ गए, अब उसने वो जो पर है वाली खुसूसियात को उसने आगे ट्रांसफर किया। ऐसा नहीं होता कि कोई भी हासिल शुदा कैरेक्टर को ट्रांसफर नहीं किया जाता, ये इनका कहना था। इनका कहना यह था कि सिर्फ पेरेंट्स के पास जो कैरेक्टर होते हैं, पेरेंट्स के पास जो खुसूसियात होती है, वही उनकी जनरेशन में जाती है। और तौरीस के साथ आपको क्या देखने को मिलता है, मगायरात, वेरिएशन। इसलिए आप देखिए कि बायोलॉजी का एक पूरा चैप्टर है, बायोलॉजी का पूरा एक चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर, तो आपको उसको भी स्टडी करना है। जब आप वहां पर स्टडी करेंगे तो आप इन कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। तीसरी बात जो ये कहता था, इनका कहना यह था कि पेचीदगी में इजाफा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसमें इजाफा होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप फॉर एग्जाम्पल पाँव का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आपने पाँव के अंदर क्या है, बुलेट ट्रेन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर्ड कर लिया, अब ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, पेचीदा हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको घर से, घर के अंदर एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, तो अब आपकी स्पीड इतनी है कि आप बुलेट ट्रेन की तरह जाते हैं, तो क्या होगा, सोच लीजिए, आप एक दीवार से दूसरी दीवार तोड़ के घर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो पेचीदगी है, ये इसमें क्या होता है, इजाफा होता है, इनका ये कहना था। लेकिन जो डार्विन था, डार्विन का कहना यह था कि ये बका का फर्क है, डिफरेंशियल सर्वाइवल है। यानी इनहेरिटेंस और वेरिएशन की वजह से क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ सर्वाइवल, अलग अलग मौकों पे रहने में मदद मिलती है, यानी इन्वायरमेंट चेंज हो गया। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि डिफरेंशियल सर्वाइवल, फॉर एग्जाम्पल कि आज इस तरह का इन्वायरमेंट है कि आज इसमें डायनासोर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन चूंकि इस इन्वायरमेंट के अंदर दूसरे जानवर आसानी से जिंदा रह सकते थे, वो इस जगह पर है। ये क्यों हुआ, क्योंकि उनके अंदर तौरीस हुई और साथ ही साथ उनके अंदर क्या हुआ, वेरिएशन। जैसा जैसा माहौल चेंज होता रहा, वैसे वैसे उनके डीएनए वगैरह के अंदर चेंज होते रहे और वो तौरीस होते रहे, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चलते गए। और ये क्यों हुआ, ये बका का फर्क है, ये इसलिए है, डिफरेंशियल ऑफ सर्वाइवल के लिए है। और चौथी बात जो लेमार्क कहता था, वो कहता था कि कोई मादूमियत नहीं होती, यानी उनका ये कहना था कि जमीन से कोई चीज खत्म नहीं होती, देयर इज नो एक्सटिंक्शन, कि यहाँ से कोई भी जानदार खत्म नहीं होता, यहाँ कोई भी कैरेक्टरिस्टिक खत्म नहीं होती। लेकिन डार्विन का कहना था कि यहाँ पर एक्सटिंक्शन होते हैं, यहाँ पर चीजें नापेद होती है। क्यों, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर चीजें नापेद नहीं होती है, चीजें एक्सटिंक्ट नहीं होती, तो जमीन से हमको कभी भी डायनासोर के ढांचे नहीं मिलते, जमीन से हमको कभी भी जो वसाइल है, कुदरती वसाइल, वो नहीं मिलते, जो पेट्रोल, डीजल, गैसेस की शक्ल में। क्योंकि ये बनते कहाँ से, तो ये बनते हैं डेड बॉडीज से, मरने वालों के जिस्म से। तो उनका ये कहना था कि जमीन में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके क्या होती जाती है, नापेद होते जाती है। तो डार्विन के जो कंसेप्ट है उनको याद रखना है आपको, कि पहला कंसेप्ट ये था, उनका बोलना ये था कि जमीन के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, वेरिएशन। दूसरी चीज उनका बोलना था कि यहाँ पर क्या होता है, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो वेरिएशन उनकी क्या होती है, इनहेरिटेंस होता है, उनकी तौरीस होती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वो ट्रांसफर की जाती है। तीसरी चीज उनका कहना था कि ये इसलिए होता है ताकि डिफरेंशियल सर्वाइवल हो, बका के फर्क के साथ, या बका का ये जो फर्क है ये बका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट उनका कहना था कि कोई चीज जमीन से नापेद नहीं होती, सॉरी, कोई चीज नापेद होती है, सॉरी, कोई भी चीज जमीन से खत्म होती है, एक्सटिंक्ट होती है, नापेद होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो डार्विन का था, और लेमार्क का कंसेप्ट के साथ मैंने उसको कंपेयर इसलिए किया ताकि आपको डार्विन के कंसेप्ट आसानी से जहन में रह सके। ना बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये पैराग्राफ बहुत अहम है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये छोटा सा पैराग्राफ है,
ये पैराग्राफ के अंदर कुछ बातें ऐसी है जिसको हम कंसेप्चुअली समझना चाहिए। वो बातें क्या है कि यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये जो इवोल्यूशन है या जो जो इर्तिखा है, ये एक अमल है या ये एक अमल का नतीजा है। यानी ये एक अमल है या ये अमल का रिजल्ट है, नतीजा है। तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ये जो इवोल्यूशन हो रहा है, ये इवोल्यूशन अपने आप में ही कोई एक काम है या किसी और काम का ये नतीजा है, किसी और काम के होने की वजह से ये रिजल्ट के तौर पे हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब ये है कि जिस दुनिया को हम देखते हैं, ख्वाह वो बेजानों की हो या जानदारों की, सिर्फ इर्तिखा की कामयाब कहानियां हैं। यानी हमको सिर्फ कहानियों में ही देखने को मिलता है, कुछ स्टोरीज की तरह हमको ये दिखाई देता है। जब हम इस दुनिया की कहानी को बयान करते हैं, जब हम दुनिया की कहानी बयान करते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई, हम कहते हैं जो लोग थे उन्होंने कहा कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ, एक धमाका हुआ, फिर वहां पर यह हुआ कि वो जो जमीन की सतह थी वो बहुत ज्यादा गर्म थी, जैसे जैसे वो सूरज से दूर जाने लगी तो टेम्परेचर कम होने लगा, फिर वहां पर जो पानी था वो भाप बन के उड़ने लगा, जो गैसेस थी वो बारिश के साथ साथ जमीन पर वापस आई, फिर उनके दरमियान में केमिकल चेंजेस हुए और उन्होंने एक दूसरे के साथ गठजोड़ बना लिया जिसकी वजह से एक नया सेल बना। तो इस तरह की क्या लगती है हमको ये बयान करते। तो जब हम इस दुनिया की कहानी बयान करते हैं तो इर्तिखा को बतौर एक अमल के बयान करते हैं। यानी जब हम बात करते हैं कि दुनिया जो बनी, तो दुनिया के अंदर हम इर्तिखा की जब बात करते हैं, जब इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक अमल हुआ। लेकिन इसके बरखिलाफ जब हम जमीन पर जिंदगी की कहानी की बात करते हैं, देखिए दो चीजें अलग अलग है, एक दुनिया की कहानी और एक जमीन पर या दुनिया के ऊपर जिंदगी की कहानी है। जब हम इसका तस्करा करते हैं तो हम इर्तिखा को एक अमल का नतीजा बताते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कुदरती इंतखाब। यानी हम ये कहते हैं कि जब दुनिया बन गई तो दुनिया बनने के नतीजे में वो जो पूरा केमिकल का प्रोसेस हुआ, उस केमिकल के प्रोसेस के नतीजे में एक सेल बना, एक खलिया बना। फिर उस खलिए के अंदर धीरे धीरे तब्दीलियां हुई कि उसने सूरज की पहले तो वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाता था, ऑटोट्रॉपिक था, लेकिन बाद में फिर उसने सूरज के ज़रिए बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो हेटेरोट्रॉपिक हुआ, फिर उस एक सेल से मल्टी सेलुलर कंडीशन आई, मल्टी सेलुलर में फिर यू कैरियर, हायर यू कैरियर, उसमें एनिमल अलग हुए, उसमें प्लांट अलग हुए, उसमें अलगी अलग हुए। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये एक अमल का नतीजा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है ये बजात खुद एक अमल है या ये एक अमल के नतीजे में होने वाला फेल है, काम है या उसका रिजल्ट है। ये हम पर और आप पर भी बहुत वाज़ेह नहीं है। यानी ये बात आज तक साइंटिस्ट के ऊपर भी या इर्तिखा के माहिरों के ऊपर भी वाज़ेह नहीं हुई, ना हम पर है ना उन पर है, कि इर्तिखा और कुदरती इंतखाब को अमल समझा जाए या फिर गैर मालूम अमलों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गैर मालूम अमलों का आखिरी नतीजा समझा जाए। तो बच्चों ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इस छोटे से पैराग्राफ ने ये बात बताई कि आज भी जितने भी फितरत के माहिर है, इवोल्यूशन के माहिर है, वो भी इस बात से खासिर है कि वो ये बात एग्जैक्टली बता सके। लेकिन हम आप इस बात को समझते हैं कि कुरान जब इस बात को कहता है तो बहुत ज्यादा दलील के तौर पे कई मरतबा हमारे सामने इस बात को पेश करता है कि इसके बनाने वाले हम हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अगर इसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो ये एक सिर्फ इल्म है जिसको हमने हमारे रिसर्च का, तहकीक का जरिया बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम कुरान के जरिए इस बात को मालूम करते हैं तो हम इस बात पे अश करते रह जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को किस अंदाज में बनाया। स्टेप्स वगैरह बहुत सारे सूरों में इसके मामले में बताई गई है, किस तरह से हमने ज़मीन को बनाया, कितने दिनों में बनाया, आसमान तह बा तह लगाए, फिर जो पहाड़ों को कैसा बनाया, ज़मीन को कैसा बनाया, पानी किस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब हमारे पास एक पूरा एक क्या बोलेंगे, हमारे पास पूरी तरह से दलील के साथ ये बात मौजूद है कि ये जो ज़मीन बनाई है ये रब ने बनाई है। यहाँ पर कोई इस तरह का अमल नहीं हुआ जो खुद ब खुद हुआ, बल्कि इसको बनाने वाला, इस सिस्टम को चलाने वाला एक रब है जो उसको उस बहुत ही महारत के साथ, स्किलफुली
पूरे सिस्टम को क्या कर रहा है, चला रहा है। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, चांद अपने वक्त पे निकलता है, पानी अपने वक्त पर आता है, हवा बराबर अपने वक्त पे चलती है। ये सारे काम एक सिस्टम के तहत होते हैं। तो आज भी माहिर फितरत इस बात को लेकर परेशान है, लेकिन हमारे पास इसके सारे सबूत मौजूद है कुरान की शक्ल में। तो हमने इसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके मुताबिक हमने हमारी तहकीकात करनी चाहिए। ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम है थॉमस लिथ। थॉमस, अब मैंने इसको जब गूगल सर्च किया गूगल के अंदर, तो ये थॉमस लिथ्स के बजाय थॉमस माल्थस है। क्या नाम है इनका? थॉमस माल्थस। तो एक बार आपने वो नाम को करेक्ट कर लेना है, थॉमस लिथ्स नहीं है बल्कि थॉम माल्थस है। तो ये जो थॉमस माल्थस थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया आबादियों के ऊपर। यानी हम ये कहेंगे कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था पॉपुलेशन के ऊपर। किसके ऊपर था? पॉपुलेशन के ऊपर, आबादियों के ऊपर। ये देखिए मैंने यहाँ डायग्राम ऐड किया है, पॉपुलेशन के ऊपर और आबादियों के ऊपर। तो थॉमस माल्थस ने क्या किया, आबादियों के ऊपर उन्होंने काम किया, उसके ऊपर उन्होंने अपने तजुर्बात किए, उन्होंने अपने तहकीक, अपने रिसर्च उन्होंने किसके ऊपर किए? आबादियों के ऊपर किए, पॉपुलेशन के ऊपर किए। और ये जो थॉमस लिथस थे, इनका जो काम था, इस काम को किसने ज्यादा सराहा? डार्विन। यानी इनके काम से डार्विन क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुआ, मुतासिर हुआ। अब इनका जो काम था वो क्या था? उनका काम ये था कि उन्होंने ये बताया कि जो पॉपुलेशन होती है, या जो ग्रोथ होती है, या जो नस्लें परवान चढ़ती है, तो वो किस तरह से चढ़ती है। कोई भी एक कैरेक्टर अगर उनके अंदर आता है, या कोई भी खुसूसियात अगर उस पॉपुलेशन के अंदर आती है, तो किस तरह से आती है। तो क्योंकि डार्विन ने अपना एक कंसेप्ट पेश किया था, जिसको हम कहते हैं नेचुरल, क्या कहते हैं हम उसको? कुदरती इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डार्विन ने पेश की थी। इस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को डार्विन ने किसके ऊपर अप्लाई किया? आबादियों के ऊपर। तो ये आबादियों के ऊपर काम किसने किया था? थॉमस माल्थस ने। इसलिए पॉपुलेशन का ये जो कंसेप्ट था, डार्विन को बहुत अच्छा लगा। तो डार्विन ने क्या कहा कि कुदरती इंतखाब का जो इन्हिसार है, बाज मुशाहिदात पर होता है जो हकीकी होते हैं। यानी डार्विन ने जब इनके थ्योरी को पढ़ा, या इनके कंसेप्ट को पढ़ा, तो उसको ये समझ में आया कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसके अप्लाई होने पर, या नेचुरल सिलेक्शन के या कुदरती इंतखाब के अमल आवरी के लिए कुछ बातें बहुत अहम है। और वो बातें अहम क्या है? तो वो बातें अहमियत की क्या क्या हामिल है, तो उसको उन्होंने पॉपुलेशन के जरिए एक्सप्लेन किया। अब वो क्या है उसको मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर, कुदरती जो वसाइल है वो कैसे हैं? महदूद है। यानी जमीन के अंदर अगर हम बात करें कि कुदरती जो वसाइल है जितने भी है, वो क्या है? बहुत ज्यादा महदूद है। आबादियां जितनी भी है, सिवाय मौसमी उतार चढ़ाव के मुस्तकम होती है। यानी हम ये कहेंगे कि जो आबादी है, तो आबादियों के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग उस पॉपुलेशन में से उनकी डेथ हो जाती है, और वो डेथ होती है फॉर एग्जांपल मौसम की वजह से। कुछ लोगों की डेथ हो जाएंगी गर्मी की वजह से, कुछ लोगों की डेथ हो जाएंगी बारिश की वजह से, कुछ लोगों की डेथ हो जाएंगी सर्दी की वजह से, कुछ आबो हवा के चेंज होने से। तो उनका ये कहना था कि आबादियां जो है वो मुस्तहकम रहती है, ये आबादियां जो है स्टेबल रहती है। कब? आम दिनों में। लेकिन जब मौसमी उतार चढ़ाव होते हैं, तो ये स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, कुछ नए लोग आएंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे। फिर आबादी के जितने भी अफराद हैं, उनकी खुसूसियात की अगर बात करें, तो उनकी खुसूसियात में क्या होता है? फर्क होता है। दर हकीकत कोई भी दो फर्द एक जैसे नहीं होते। यानी हमको मालूम है कि आबादी के जितने भी अफराद है अलग अलग है। मतलब हम ये कहेंगे कि किसी को बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है, किसी को बीमारी बहुत लेट होती है, किसी की स्किन किसी भी बीमारी के लिए आसानी से लड़ सकती है, किसी की स्किन आसानी से बीमारियों से नहीं लड़ सकती, किसी का जायका अलग होता है, किसी की सोच अलग होती है। तो ये अलग अलग क्या है? फर्क है। चाहे वो ऊपर से एक जैसे होते हो, यानी हम कहेंगे कि कुछ ट्विंस हैं, वो तो एक जैसे हैं, उनके अंदर तो कोई फर्क नहीं है, तो वो ऊपर से बज़ाहिर आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ज्यादातर तरमीमात या ज्यादातर जो चेंजेस होते हैं, वो तौरीस में होते हैं, इनहेरिटेंस में होते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि डीएनए लेवल पे होते हैं, जेनेटिक मटेरियल की लेवल पे होते हैं। उनके बॉडी के अंदर जो डीएनए मौजूद है, उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है? तब्दीलियां। उनके प्रोटीन के स्ट्रक्चर अलग होंगे,
उनके बनने वाले न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स वगैरह अलग होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको हमको समझना पड़ेगा। अगर हम इनको समझेंगे तो हमको आगे का जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। तो ये जो पॉपुलेशन के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती है, इसके ऊपर थॉमस माल्थस ने अपना काम किया था। ये हकीकत है कि बज़ाहिर हमको ये एक और हकीकत है, और जिसको हम बज़ाहिर देखते हैं यानी ज़ाहिर तौर पे हमको दिखाई देती है, वो क्या है कि आबादी का जो साइज है, आबादी का जो साइज है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियली क्या होगा? बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है कि भाई 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ये क्या होता है? डबल होते जाता है। यानी 1 से 2 से 4 हुआ मतलब ये क्या हो गया? डबल हो गया। 4 से 8 हो गया मतलब ये पॉपुलेशन क्या हो गई? डबल हो गई। तो इनका ये कहना था कि बज़ाहिर हमको ये लगता है कि आबादी का जो साइज है वो कैसा बढ़ता जाता है? एक्सपोनेंशियली ये बढ़ता जाता है। अगर आबादी का हर फर्द अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक तौलीद यानी जो रिप्रोडक्शन का जो अमल है, अगर वो पूरी सलाहियत के साथ अगर परफॉर्म होता है तो उसके नतीजे में क्या होती है? आबादी क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये पेश किया कि अगर बैक्टीरिया की आबादी की बात की जाए तो बैक्टीरिया के अंदर आबादी में क्या होता है? 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 16, जो हमने लास्ट एक एग्जाम्पल में पढ़े थे। और ये हकीकत है, और ये हकीकत है कि असल में आबादी के साइज महदूद होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास अगर हम ये देखते हैं तो हमको बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि हमारी पॉपुलेशन में अंदर क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर हकीकत के अंदर अगर हम बात करें तो हमारी जो आबादी होती है उसका साइज हमेशा महदूद होता है। हमारी जो आबादी होती है उसका साइज हमेशा क्या होता है? महदूद होता है। वो क्यों होता है? कि उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो कुदरती वसाइल है वो महदूद है, और उसके लिए क्या होती है? हमारे पास मुकाबला आराई होती है, जंग होती है, फाइट होती है, लड़ाई होती है, जिसकी वजह से या तो चंद कुर्बान होते हैं और चंद जिंदा रह जाते हैं। यानी हमारे पास जो कुदरती वसाइल है, रहने के लिए ज़मीन की बात करो या पानी की बात करो या पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा इनकी बात करो, तो ये जो वसाइल है ये कुदरती वसाइल है, और ये जो कुदरती वसाइल है ये बहुत महदूद है, और एक पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक पॉपुलेशन के जिंदा रहने के लिए इनकी बहुत ज्यादा क्या है? अहमियत है। अब अगर किसी एक पॉपुलेशन के अंदर उन चीजों के लिए अगर झगड़ा हो जाए, उन चीजों को हासिल करने के लिए अगर लड़ाई हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में कई सारे या तो कुर्बान हो जाते हैं, कई सारों की डेथ हो जाती है। अगेन हम ये कहेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अचानक में उसके अंदर क्या हो गया? कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग कुर्बान हो गए। अब पॉपुलेशन वापस से क्या हो गई? महदूद हो गई। और ये जो महदूद पॉपुलेशन है, जो जिंदा रह गए, वो आगे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जो लोग सरवाइव कर गए, अब वो वहां पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। डार्विन की अनोखी और दरख्शां बसीरत ये थी, जिसके ऊपर उसने बहुत ज्यादा जोर दिया। इसने पुरजोर अंदाज में कहा कि तगय्युरात वेरिएशन जो कि तौरीसी होते हैं, ऐसे वेरिएशन जो तौरूसी होते हैं, ऐसे फर्क जो विरासती होते हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जा सकते हैं, और जो बाज के लिए वसाइल के इस्तेमाल को क्या करते हैं? बेहतर बना देते हैं। तो कुछ तगय्युरात ऐसे होते हैं जो तौरूसी होते हैं, और वो क्या करते हैं? आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए वो वसाइल के इस्तेमाल को क्या करा देते हैं? बेहतर बना देते हैं। महले वक़ूद से वो क्या होते हैं? बेहतर मुताबिकत रखते हैं। वो सिर्फ इन्हीं को तौलीद करने और ज्यादा नस्ल छोड़ने के काबिल बनाएंगे। यानी क्या होगा? वो बेसिक कंसेप्ट ये देना चाह रहे हैं कि आबादी जो होती है हमको बज़ाहिर देखने को मिलता है कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इस तरह से कई लंबी तादाद। लेकिन क्योंकि हमारे पास वसाइल महदूद है, और महदूद वसाइल होने की वजह से हमारे पास अक्सर क्या होती है? अक्सर ये होता है कि उन वसाइल को हासिल करने के लिए जंगें होती है, दौड़ होती है, फाइट होती है। नतीजे में कई सारे जो जानदार होते हैं, कई सारे जानदार जो होते हैं उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो बच गए वो उस जगह पे सरवाइव करने लगते हैं, और जब वो सरवाइव करने लगते हैं तो उनके अंदर उस जगह को जिंदगी गुजारने के लिए या उस जगह के अंदर रहने के लिए अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाना पड़ती है, कुछ वेरिएशंस लाना पड़ते हैं।
वो वेरिएशन उनकी जिंदगी के अंदर आ जाते हैं। अब वो उनकी नस्लों को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर उनकी नस्लें परवान चढ़ती है, वो बढ़ती है। लेकिन ये वेरिएशन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर ये सलाहियत थी। और फिर ये होता है कि वो उस जगह के जितने भी वसाइल हैं उनको आसानी से क्या करना शुरू करते हैं, इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और अब वो जो जगह है वो उनके लिए सूटेबल बन गई, उनके लिए फेवरेबल बन गई, उनके लिए मुनासिब बन गई। नतीजे में ये है कि अब उनकी नस्लें वहां पर परवान चढ़ेंगी, वहां पर रिप्रोडक्शन का अमल होगा और धीरे धीरे वो पॉपुलेशन क्या होगी अब आगे और बढ़ते चले जाएंगे। इसको मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पर करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए कंसीडर करिए कि ये एक जंगल है, ठीक है, और इस जंगल के अंदर यहाँ पर कोई भी जानदार नहीं है, ठीक है, इस जंगल के अंदर कोई भी जानदार नहीं है। इसी के बाजू में एक और स्पेस है, एक और जंगल है, ये ए है और ये बी है। फॉर एग्जांपल ये कंसीडर करिए कि ये भी ए टाइगर है और ये बी टाइगर है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जितनी भी चीजें इनके पास थी, यहाँ पर जितने भी वसाइल थे, ये वसाइल धीरे धीरे खत्म होने लग गए। अब इन वसाइल को खत्म होते देख के ए भी एक दूसरी जगह पे चला गया और बी भी उसी सेम जगह पर आ गया, ठीक है। अब हो क्या गया कि ए और बी के बीच में क्या हो गई, फाइट हो गई। ए और बी के बीच में क्या हो गई, फाइट हो गई। ए और बी के बीच में जब फाइट हो गई तो फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करिए कि बी इस जगह से खत्म हो गया, बी अब खत्म हो गया तो उसकी जगह कौन आ गया, ए। तो ए के पास से भी कुछ लोग खत्म हुए होंगे। फॉर एग्जांपल ए की 50% पॉपुलेशन पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई और 50% क्या हो गई, बच गई। अब ये जो 50% जो बच गई ये यहाँ पर रहने लगेगी, ये यहाँ पर जितने भी वसाइल है उन वसाइल को वो इस्तेमाल करने लगेगी। अब ये जो वसाइल है, ये वसाइल और यहाँ पर मौजूद वसाइल, इन दोनों में क्या है, फर्क है। अब यहाँ के जो वसाइल थे ये इनके लिए बहुत मुनासिब थे लेकिन ये खत्म हो गए, और यहाँ के जो वसाइल है ये इनके लिए उतने मुनासिब नहीं है जितने ये थे। लेकिन चूंकि अब इनको यहाँ जिंदगी गुजारना है तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में ये होगा धीरे धीरे ये अपने अंदर क्या लेकर आएंगे, इनके अंदर क्या आना शुरू होंगे, वेरिएशन। अब इन 50 में से भी वो जो इन वसाइल का आसानी से इस्तेमाल करते थे वो जिंदा रह जाएंगे, और इनसे आगे क्या होगा, फिर इनकी आगे क्या होंगी, नस्लें होंगी, इनके आगे तौलीद का अमल होगा, इनके आगे नई जनरेशन आएंगी और वो जनरेशन यहाँ पर राज करेगी। लेकिन इन 50 में से वो जो जिंदा नहीं रह सके, जो इन वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सके, वो क्या हो गए, खत्म हो गए। तो किसी वक्त हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पर और यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी अचानक इस पॉपुलेशन के बीच में क्या हुआ, क्लैश हुआ, क्राइसिस आया, इनके बीच में फाइट हो गई, इसमें से कुछ डेथ हो गई, कुछ बच गए। जो बच गए उनमें से भी कुछ ऐसे थे जो इस जगह को इस्तेमाल आसानी से नहीं कर सकते थे, वो भी मर गए, और जो इस जगह का इस्तेमाल कर सकते थे वो जिंदा रहे, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया। अब वहां पर उनकी क्या है, पॉपुलेशन है। इसी को डार्विन का कंसेप्ट था, नेचुरल सिलेक्शन। इसी कंसेप्ट को डार्विन क्या कहता था, नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर ने सेलेक्ट किया इस पॉपुलेशन को, नेचर ने सेलेक्ट किया इस पॉपुलेशन को जो पीछे रह गई, जो जिंदा रह गई, जो इन वसाइल को आसानी से क्या कर सकी, इस्तेमाल कर सकी। होप और उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अब समझ में आया होगा। अभी भी अगर नहीं आया तो आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जो थॉमस माल्थस का एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने एक ग्राफ बनाया। तो ये जो माल्थस था उनकी बेसिक थ्योरी क्या थी कि पॉपुलेशन धीरे 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 हमको क्या लगती है, बढ़ते जाती है। हमको ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। लेकिन ये पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ हमको किस तरह से दिखाई देता है, एक्सपोनेंशियल। हमको ग्रोथ कैसा दिखाई देता है, एक्सपोनेंशियल। और जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज कैसे होते हैं, महदूद होते हैं। यानी रिसोर्स हमको यहाँ पर क्या दिखेंगे, महदूद रिसोर्स दिखेंगे। हमारी जो पॉपुलेशन है वो जो बढ़ते जाती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि रिसोर्स और हमारी पॉपुलेशन दोनों भी एक दूसरे से टकराती है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ते जाती है लेकिन रिसोर्स तो अभी भी हमारे पास महदूद ही है, रिसोर्स उतने ही है। तो वहां पर होता है पॉइंट ऑफ क्राइसिस, वहां पर होता है झगड़ा, वहां पर होती है फाइट, और उस झगड़े और उस फाइट के नतीजे में फिर हमको क्या देखने को मिलता है,
नेचुरल सिलेक्शन। इसीलिए डार्विन को थॉमस माल्थस का ये जो कंसेप्ट था ये बहुत पसंद आया कि उसको ये समझ में आया कि जब पॉपुलेशन का एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है, लेकिन चूंकि रिसोर्स महदूद है, इसलिए हमारी पॉपुलेशन भी क्या होती है, महदूद होती है। उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए हमारे दरमियान क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। इसलिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन अचानक में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, महदूद हो जाएंगी, थोड़ी हो जाएंगी। और उस पॉपुलेशन में भी जो बच गए वो अपने अंदर नए कैरेक्टर, नए वेरिएशन लेकर आएंगे। वो वेरिएशन आगे जाके विरासत होंगी, तौरीस होंगी, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पास होंगी। तो फिर वो पॉपुलेशन उस जगह पर आसानी से क्या कर सकेंगी, सरवाइव करेंगी और एक नई दुनिया वहां बनेगी। ठीक है, बस कुछ मुद्दत के लिए बहुत सी नस्लों के दौरान जिंदा रहने वाले ज्यादा तनासुली छोड़ते हैं, यानी ज्यादा तनासुली मतलब नस्लें छोड़ते हैं, और आबादी की खुसूसियात में तब्दीली वाक़ होंगी। बस नई अक़साम का क्या होगा, ज़हूर पजीर होंगे। और फिर उनका ये कहना है कि फिर एक वक्त ये आता है कि वो आबादी, वो पॉपुलेशन, हमको लगता है कि यार ये नए किस्म के लोग हैं, ये नई जनरेशन है। तो इस कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस इतना है कि इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन है, आपको थोड़ा सा जंगल की दुनिया को देखना पड़ेगा, आपको जानवरों की दुनिया को देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। धीरे 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 आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन बच्चों इस बात को, एक और चीज को समझ लीजिए कि जब हम इन कंसेप्ट को समझते हैं और जब हम कुरान को रेफर करते हैं, तो हमको इनमें बहुत बड़ा क्या देखने को मिलता है, फर्क देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा क्या कहेंगे कि हम मतलब ये इस तरह की बातें अगर इनको अप्लाई करने लग जाए तो हमको ऐसा लगता है कि झगड़ा करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि रिसोर्सेज महदूद है। जबकि हमको ये बात मालूम है कि हर इंसान, मतलब फॉर एग्जांपल रिसोर्स की बात करें, जिस तरह से आज हमारे पास क्वेश्चन उठते हैं पॉपुलेशन के ऊपर कि दुनिया के अंदर ये जो क्राइसिस आ रहा है, दुनिया के अंदर ये जो मुश्किलात आ रही है, क्यों आ रही है? तो ये इसलिए आ रही है कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन हमारे पास ग़िज़ा की किल्लत है। तो अब नई नई ग़िज़ाएँ बनाने के लिए नई नई टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, और वो नई नई टेक्निक के चक्कर में हलाल हराम, फ़ायदेमंद चीज़ों, गैर फ़ायदेमंद चीज़ें, वो चीज़ें जिनसे बीमारियाँ होती है, वो तो उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है उन ग़िज़ा को बढ़ाने के लिए। और फिर जो रिसोर्सेज हमारे पास थे उसको, उसका सही इस्तेमाल, सही यूटिलाइजेशन के नाम पर उनको हथियाया जा रहा है, उनके ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट के पीछे बहुत मतलब ये कि ये एक रिसर्च अलग थी और इनका इस्तेमाल एक अलग डायरेक्शन में किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आए। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।